चलो अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की। लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है, क्लियर? डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर जो आता है जिसे हम डिस्कस करते हैं वो है अस्थमा। अस्थमा, क्लियर है? इसे हम लोग पल्मोनरी अस्थमा बोलते हैं, मोर करेक्ट अगर मैं कहूं तो पल्मोनरी अस्थमा। होता क्या है अभी पल्मोनरी अस्थमा में, किस तरह का डिसऑर्डर है? तो देखो ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, क्लियर है? एलर्जिक डिसऑर्डर है। किस चीज से एलर्जी होगी इस डिसऑर्डर में, मतलब एलर्जेंस क्या होंगे यहाँ? तो ये एलर्जी होती है डस्ट पार्टिकल्स की, डस्ट एलर्जी। धूल से एलर्जी होगी ये, क्लियर है? अगर धूल के कण सांस के साथ अंदर गए तो वो अस्थमा की कंडीशन है, अगर इस चीज से एलर्जी हो रही है तो। समझ रहे हो क्या होता है इसमें? इस एलर्जी की वजह से ये जो धूल के कण सांस के साथ अंदर जाते हैं, जब ये अंदर जाते हैं और हमारी ब्रोंकाई यानी ब्रोंकस की वॉल से टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं तो वहां के रिसेप्टर्स को सिग्नल मिलता है, एक्टिवेट होते हैं और क्या करते हैं, जो ब्रोंकाई की मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, जो इस तरह की पाइप होती है वो ऐसे हो जाती है, पिचक जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? ये होता है, क्लियर है? तो इससे क्या होता है, स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्पाज्म इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। क्लियर है? ब्रोंकाई की स्मूथ मसल में स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्लियर है? स्पाज्म्स को मोर करेक्टली हम लोग कहते हैं स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है? स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स में। ये डिसऑर्डर है अस्थमा, क्लियर है? अगर बात करें भाई अस्थमा का क्या कोई ट्रीटमेंट है? हाँ बिल्कुल है। क्या है इसका ट्रीटमेंट? तो देखो इसका ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई पहली चीज, अब ये स्पाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो ब्रोंकाई थी वो इस तरह से पिचक चुकी है, ठीक है? अब इसको रिलैक्स करना है, इस तरह करना है, इसे हम लोग कहते हैं डायलेशन, डायलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट कभी कभार फिल्मों में देखा होगा, और सलमान खान की मां मरती है तो वो एक पंप सा चाहिए उसे सांस लेने के लिए करते हैं, समझ रहे हो? देखा है ना? तो वो पंप उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो है ब्रोंकियो डायलेटर, ब्रोंकियो डायलेटर, क्लियर है? ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगा। एक तो ये है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट सेकंड ट्रीटमेंट क्या है? सेकंड ट्रीटमेंट है कि भाई एड्रेनलिन हार्मोन दे दो, एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन हो जाए। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर तब सिक्रेट होता है जब हम एफ कंडीशन में हो। एफ का मतलब फटने वाली कंडीशन। अब क्या फटने वाली वो मैं नहीं बता सकता, मतलब फियर फाइट फ्लाइट की कंडीशन। डर लग रहा है तुम्हें, तुम्हें 4 मंजिल से धक्का दे दिया, समझ रहे हो? तो हवा में उड़ रहे हो तुम लोग, क्लियर है? और मैं तुम्हारे लठ मार रहा हूँ, हाइट हो रखी है। ऐसी कंडीशन में, मतलब फटने वाली कंडीशंस में, एफ कंडीशंस में एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो ये हार्मोन सिक्रिएट करवाता है। ये हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन का हार्मोन है, और इमरजेंसी कंडीशन में कोई धूल मिट्टी के कण दिखाई नहीं देते, समझ रहे हो? क्योंकि ये हार्मोन सिक्रिएट हुआ, और अस्थमा से अगर एलर्जी भी है तो वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाएगी, क्लियर है? जब तक मैं लठ मार रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तब तक के लिए, क्लियर है? तो ये है अस्थमा, पल्मोनरी अस्थमा, पहला डिसऑर्डर है। निपटाओ, हो गया? चलो अब सेकंड, नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है? तो देखो नेक्स्ट डिसऑर्डर में क्या होगा कि भाई सेकंड डिसऑर्डर है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा किस तरह का डिसऑर्डर है?
तो ये डिसऑर्डर मेनली होता है caused ड्यू टू स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण होता है, मतलब धूम्रपान से होता है। अब स्मोकिंग में तो बीड़ी सिगरेट सब आता है, तो किसकी वजह से? मेनली सिगरेट स्मोकिंग। क्लियर है? मेनली सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। क्लियर है? सिगरेट पीने से हो जाती है भाई बीमारी। कौन सी बीमारी होती है? इसीलिए तो कहते हैं स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान जानलेवा है। समझ रहे हो? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए पता चल जाएगा। उसकी वजह से एम्फाइसेमा होता है, और एम्फाइसेमा में क्या होता है? एम्फाइसेमा में जो वॉल्स हैं एल्वियोलाई की, वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, उनकी जो वॉल्स है जहां एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो क्या हो जाएंगी? और डैमेज्ड, वो डैमेज हो जाएंगी। क्लियर है? समझ रहे हो? और एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज होने से क्या होगा? रेस्पिरेटरी एरिया कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एरिया जाएगा। क्लियर है? ये होता है एम्फाइसेमा। समझ रहे हो? अब एम्फाइसेमा का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है? तो इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक ड्रग यूज करते हैं। एक ड्रग का मतलब वो नहीं सिस्टर्स गांजा हीरोइन चिट्टा, नहीं। ड्रग का मतलब मेडिसिन होता है, पहले भी अपन बात कर चुके हैं। तो वो मेडिसिन, वो ड्रग्स कौन से होंगे? तो वो एक ड्रग होता है अल्फा 1 ट्रिप्सिन। अल्फा 1 ट्रिप्सिन ड्रग यूज होता है एम्फाइसेमा की ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है? समझ रहे हो? ये एम्फाइसेमा मेनली सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। क्लियर है? और जिसमें एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाए। ये निपटाओ। हो गया? चलो, इस डिसऑर्डर को स्पेशल टर्म भी दी जाती है। क्लियर है? ये एक कैटेगरी का डिसऑर्डर है। वो कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी है सीओपीडी, यानी ये सीओपीडी डिसऑर्डर है। इस कैटेगरी का एक डिसऑर्डर है ये सीओपीडी। क्या होता है? सीओपीडी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, यहाँ रुकावटें हैं। पल्मोनरी मतलब किस चीज में रुकावटें हैं? लंग्स की फंक्शनिंग में। डिजीज सीओपीडी है ये एक टाइप की। ठीक है? इट इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी। एम्फाइसेमा इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी। क्लियर है? चलो, ये है नेक्स्ट डिसऑर्डर अगर अपन डिस्कस करें तो क्या है? देखो, नेक्स्ट डिसऑर्डर है अपना ब्रोंकाइटिस। थर्ड डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? तो जहां इटिस लिखा दिख जाए उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन कोई एक डिसऑर्डर नहीं है, कोई एक सिम्टम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। इन्फ्लेमेशन में क्या आता है? इन्फ्लेमेशन में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग है। क्लियर है? समझ लो, लाल हो जाएगा, सूज जाएगी वो जगह, जलन होगी, ईचिंग, ठीक है, खुजली आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन कहलाते हैं एक साथ। इन्फ्लेमेशन किस चीज की? नाम क्या है? ब्रोंकाई। ठीक है? ब्रोंकाई मतलब ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंकस में। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन, ये ब्रोंकाइटिस है। फिर नेक्स्ट फोर्थ लैरेंजाइटिस।
लैरेंजाइटिस। अब इटिस आ गया मतलब यहां भी इन्फ्लेमेशन की ही बात हो रही है, इन्फ्लेमेशन। अब किसका इन्फ्लेमेशन है? लैरिंक्स का, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स में इन्फ्लेमेशन, लैरेंजाइटिस। नेक्स्ट फिफ्थ, राइनिटिस। राइनिटिस क्या होता है? तो राइनिटिस है, राइनो वर्ड आया है हमारे नेजल चैम्बर के लिए। सुना होगा कि कॉमन कोल्ड किस वजह से होता है? पैथोजन है वायरल, वायरल पैथोजन यानी वायरस है। वायरस कौन सा? राइनो वायरस। राइनो उसको नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो हमारे इस नेजल चैम्बर में इन्फेक्शन करता है। क्लियर है? तो नेजल चैम्बर को कहा जाता है राइनो, टर्म यूज होती है, समझ रहे हो? तो राइनोइटिस, राइनिटिस यानी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर में इन्फ्लेमेशन हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट सिक्स्थ, अब और डिसऑर्डर क्या होंगे? तो हम बात कर लेते हैं कुछ पुरानी बीमारियों की जो हम लोगों ने कभी पहले सुनी थी। कौन कौन सी? तो एक है जैसे सुना जाता है सारस। क्लियर? ये क्या है? काफी सुनने को मिला था जब ये फैला था कुछ साल पहले। सारस क्या है? तो इसे कहा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर है? यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, एक्यूट है, बहुत कम टाइम के लिए, मतलब टाइम नहीं देता ही हमें, जल्दी सल्टा देता है। सीवियर मतलब खतरनाक, फैटल, जानलेवा है। किस वजह से होता है? तो इसका कॉजेटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट कौन है ये याद रखना है। ये हमारा जाना पहचाना है, अभी अभी इसकी बातें चल रही है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण हुआ था सारस। कोरोना आज का नहीं है, इसके बाप दादा बहुत पहले से सारस कर रहे थे, ये मॉडिफाई होकर के आ गया। ठीक है? ये है जिसको हम लोग कोविड कहते हैं, 19 वाला, समझ गए? चलो नेक्स्ट है एक सेवंथ डिसऑर्डर, ये है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, क्लियर है? स्वाइन फ्लू किस वजह से फैला था? तो ये भी एक वायरल डिसऑर्डर है, फैला था H1N1 वायरस, H1N1 वायरस की वजह से। क्लियर है? समझ रहे हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर था स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस की वजह से फैला था। चलो एक फिर बहुत कॉमन सा है, इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि नाम ही कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड। क्लियर है? मतलब कतई गया गुजरा है, और इतना गया गुजरा है कि हर किसी को हो जाता है, और फिर 5-6 दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। मतलब ये नॉर्मल जुकाम जिसे बोलते हो वो है ये। क्लियर है? और कॉमन कोल्ड जो है ना, ये अभी अभी हम लोग बात करके हटे हैं, किस वजह से होता है? राइनो वायरस, राइनो वायरस। क्लियर है? ये राइनो वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, निपटाओ इन्हें, फिर कुछ और डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो अब कुछ और डिसऑर्डर्स। तो अब हम बात करेंगे एक अलग कैटेगरी की, ये पॉजिटिव एजेंट्स वाले डिसऑर्डर्स हैं। अब हम पर्टिकुलर एक अलग कैटेगरी डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स की, वो कौन सी है? तो वहां पॉजिटिव एजेंट कोई नहीं होगा, एक्चुअल में वो किसी एजेंट से नहीं, किसी रीजन से कॉज होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स या डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज। क्लियर है? हमारे काम करने की वजह से, जहां हम काम करते हैं इस वजह से हमें कोई बीमारी हो जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई, वो ऑक्यूपेशनल डिजीज है। क्लियर है? ये हमें जनरली देखने को मिलती है
जनरली इन माइन वर्कर्स, खदानों में जो मजदूर काम करते हैं ना माइंस में, वो फिर चाहे किसी तरह की माइन हो, माइंस में जो वर्कर काम करते हैं खदानों में, उनके अंदर ज्यादातर देखने को मिली है हमें ये। क्लियर है? जैसे किस किस चीज की माइन, फॉर सपोज अपन बात करें सिलिका की माइन है तो वहां होगा सिलिकोसिस। क्लियर है? एस्बेस्टोस की माइन है तो एस्बेस्टोसिस। इस तरह से सिलिकोसिस किन के अंदर होगा और एस्बेस्टोसिस किसके अंदर होगा? तो सिलिकोसिस होगा इन वर्कर्स ऑफ सिलिका माइन, सिलिका माइन के वर्कर्स में, और एस्बेस्टोसिस होगा इन वर्कर्स ऑफ एस्बेस्टोस माइन, एस्बेस्टोस माइन। क्लियर है? तो भाई कैसा डिसऑर्डर होता है? एस्बेस्टोस के कारण भी हो जाता है और सिलिका के कारण भी हो जाता है और किसी के कारण भी हो सकता है। तो ये डिसऑर्डर किस तरह का है? देखो ये डिसऑर्डर थोड़ा सा स्पेशल है। क्या होता है भाई, इन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स का यानी सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस का एक कॉमन सिम्टम है। ये तो हम लोगों ने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे किए हैं। सिम्टम देखो क्या होता है, इसका कॉमन सिम्टम क्या है या इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि भाई माइन वर्कर्स अपने सांस के साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स अंदर लेकर के जाते हैं। सिलिका की माइन में काम करने वालों के सिलिका पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, एस्बेस्टोस की माइन में काम करने वालों के एस्बेस्टोस पार्टिकल्स अंदर जाएंगे। अब ये छोटे छोटे धूल के कण, मिट्टी के कण अगर अंदर चले गए और अंदर भी हमारे लंग्स तक पहुंच गए तो क्या होगा? लंग्स में ये कोज करेंगे इरिटेशन। अबे धूल मिट्टी का कण अगर हमारी जीभ के नीचे भी रह जाए तो इरिटेट नहीं होते हम उस वजह से? होते हैं ना। तो अंदर चला गया तो इरिटेशन तो करेगा, ठीक है, हमारी बॉडी इरिटेट होगी, लंग्स इरिटेट होंगे। इरिटेट होंगे तो क्या किया जाता है? देखो ये सेम मैकेनिज्म है जो कि मोती पर्ल बनता है ना, वैसा। अब समझो पर्ल कैसे बनता है। तो भाई सीप के अंदर एक छोटा सा धूल का कण या तो अपने आप चला जाए या फिर कोई डाल दे हम, अगर हमें मोती बनाना है तो क्या होगा? वो सीप उस पर नेक्रस लेयर, नेक्रस सब्सटेंस होता है जिसकी एक परत फिर परत फिर परत, परत दर परत, परत दर परत उस पर चढ़ाती जाएगी। और वो नेक्रस सब्सटेंस बहुत चमकीला कीमती होता है, तो वो हमें मिलता है। फिर हम उस सीप को फाड़ के वो निकाल लेते हैं पार्टिकल। अब उस पे नेक्रस लेयर चढ़ के वो एक मोती जैसी शेप ले चुका होगा और वही मोती होती है। समझ रहे हो? ऐसा ही यहां होगा। उस पार्टिकल की इरिटेशन को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? भाई लंग्स में वो पार्टिकल चला गया, फोर्सपोज ये वो पार्टिकल है, ठीक है, ये चला गया। इस पार्टिकल की इरिटेशन कम करने के लिए लंग्स इस पर फाइबर सिक्रीट करेंगे। इस तरह से लंग्स इस पर सिक्रीट करेंगे फाइबर्स, फाइबर फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? फाइबर्स फॉर्म करेंगे ताकि इसकी इरिटेशन ना हो। समझ रहे हो? अब लंग्स स्पंज है, स्पंज में तुम लोग धागे डाल रहे हो सुई से, तो स्पंज की क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो स्पंजी नेचर है वो रहेगा? नहीं रहेगा, स्पंज हार्ड हो जाएगा। तो यही लंग्स में होता है, जिस हिस्से में ऐसा हुआ वहां वो हिस्सा हार्ड हो गया, ठीक है, थोड़ा सा। और इस सिम्टम को हम लोग कहते हैं फाइबर फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस। इन सब का यानी ऐसे दो एग्जांपल्स है, ऐसे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स का कॉमन सिम्टम होता है फाइब्रोसिस इन लंग्स, फाइब्रोसिस इन लंग्स। क्लियर है? फाइब्रोसिस क्या होता है? तो फाइब्रोसिस होता है फाइबर फॉर्मेशन। क्लियर है? फाइबर फॉर्मेशन ये है। और फाइबर फॉर्मेशन के कारण क्या होता है? फाइबर फॉर्मेशन के कारण क्या होता है भाई? जो स्पंजी नेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है। स्पंजी नेचर ऑफ लंग्स, स्पंजी नेचर ऑफ लंग्स ये हो जाएगा कम। तो फिर भाई रेस्पिरेशन में यानी ब्रीदिंग में कंसिक्वेंसेस डेवलप होंगी, दिक्कतें आएंगी, और यही होता है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। क्लियर है? समझ गए क्या होता है यहाँ? अच्छी तरह समझ आया? ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर निपटाओ जल्दी। हो गया? चलो
प्रीऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं। अब अपन बात करें तो यहाँ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और इसी के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट, हालांकि वो यहाँ का नहीं है बट फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, एक कंडीशन है छोटी सी, कंडीशन किससे जुड़ी हुई है, रेस्पिरेटरी गैसेस से जुड़ी हुई है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ये कंडीशन होती है साइनोसिस। साइनोसिस, साइनोसिस डिसऑर्डर है एक्चुअल में। ये होता है, इसके कारण बॉडी जो हमारी है, बॉडी टर्न्स ब्लू, लिली पड़ जाएगी, हमारा शरीर, हमारी बॉडी ब्लू कलर की हो जाएगी, ब्लूइश हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी। क्लियर है, और इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग ड्यू टू हाइपरकैप्निया। क्लियर है, हाइपरकैप्निया, सॉरी, हाइपरकैप्निया क्या होता है, हाइपरकैप्निया होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, कहाँ, ब्लड में। क्लियर है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। तो ये है साइनोसिस, समझ रहे हो। चलो, ये एक कंडीशन थी जो एक्स्ट्रा में डिस्कस की हम लोगों ने। तो यहाँ साइनोसिस और हाइपरकैप्निया दो टर्म्स मिली हमें। क्लियर है, समझ गए। चलो, तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है।